हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए। फिक्स अपने 7 बज चुके हैं और सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है। क्लासों को पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। सॉरी, स्वर और स्वरों के प्रकार पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हमने कल यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। हम आज स्वरों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। स्वरों के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं मैंने कल वाले क्लास के अंदर भी बता दिया था। जो भी है, पहला है आपका उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार है दोस्तों। ये सबसे पहला हो गया उच्चारण के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के अनुसार दोस्तों, समय के अनुसार, उच्चारण के अंदर समय के अनुसार 3 प्रकार के स्वर लगते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक नीचे और है दोस्तों आपका प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जिनका उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इसके अंदर ए, ई, ऊ, री इस प्रकार के शब्द आते हैं, अपने स्वर आते हैं, सॉरी शब्द नहीं स्वर। ये आपके 4 हो गए ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब आ जाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंदर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता हो, उसके अंदर कम, इसके अंदर दोस्तों ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय। तो इसे 2 प्रकार के होते हैं, संधि स्वर और सुक्त स्वर। संधि के अंदर दोस्तों जो सजातीय ह्रस्व स्वरों का योग से बने हो, यानी दोस्तों सजातीय ह्रस्व स्वर के योग से बना हो। जिस प्रकार आ का बना है ए प्लस आ से बना है, ई बना है दोस्तों ई प्लस ई से, ऊ बना है ऊ प्लस ऊ से, ये हो गया। और स्वस्थ स्वर होते हैं दोस्तों ए किससे बना है ए प्लस ई से, ए किससे बना ए प्लस ए से, ओ किससे बना ए प्लस ऊ से, ओ किससे बना ए प्लस ओ से। इस प्रकार के आते हैं सुक्त स्वर। यानी संधि स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं और सुक्त स्वर होते हैं आपके 4। अब बात आती है प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर में से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने पर संस्कृत भाषा के मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है। त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं दोस्तों। प्लुत स्वर दोस्तों जिनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता हो दोस्तों, ह्रस्व स्वर संधि अपने, और इस जो आपके कौन सा था 2 नंबर आपका था दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगता हो उन्हें दोस्तों प्लुत स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता हो, दूर से पुकारने बुलाने में आप बोलते हो ना किसी को, रमेश इधर आ, इस प्रकार से। इसके अंदर दोस्तों संस्कृत भाषा के ज़्यादातर शब्द आए होम, ये इस प्रकार तो नहीं बोलते होम, होम इस प्रकार बोलते हो आप। ठीक है, ये हो गए आपके स्वरों के पहला प्रकार के अंदर उच्चारण के आधार पर। और दूसरा हो गया जीवा की सक्रियता के आधार पर दोस्तों। इसके अंदर है जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। यानी आगे जीभ के दोस्तों अगले भाग से केवल बोला जाता है ई ए री। आप बोल के खुद देखिए दोस्तों साथ साथ में, तभी तो आपको पता चलेगा, तभी याद होंगे। मध्य स्वर जिनके जिह्वा के दोस्तों मध्य का भाग सक्रिय रहते हो, यानी आगे पीछे दोनों भाग नहीं, मध्य का भाग तो ए, इस प्रकार दोस्तों। और पश्च स्वर जिनके अपने जीभ का दोस्तों जिह्वा का पिछड़ा भाग सक्रिय रहता हो उसे पश्च स्वर कहते हैं। आ ऊ औ ओ या अंग्रेजी का ओ, इस प्रकार। ये हो गए जिह्वा के आधार पर। सबसे पहला था आपका उच्चारण के आधार पर, उसके बाद है जिह्वा के आधार पर, और तीसरा है आपका ओष्ठाकृति के आधार पर दोस्तों। इसमें जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठों, एक तो वर्ताकार और दोस्तों अवर्ताकार, जिनके उच्चारण में होष्टो, अपने होष्टों का अर्थ है दोस्तों होठों का आकार वर्त की भांति गोल हो जाता है, ओ ऊ ओ औ इस प्रकार शब्द के अंदर आता है। तो वर्ताकार जिस प्रकार ओ के समान हो जाता है दोस्तों, वर्ताकार बन जाता है, अपना होठ है वो। और अवर्ताकार जिनके होठ है दोस्तों गोलाकार रूप में न होकर सीधे ही खुले रहते हैं, उन्हें कहते हैं अवर्ताकार। मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण के मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं मुख के अनुसार। वह है विवर्त स्वर, अर्धनिवर्त स्वर, अपस्वर स्वर और अर्धस्वर स्वर। ये आपको याद नहीं करना क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल इसका नाम याद होना चाहिए मुखाकृति के आधार पर। ठीक है,
और उच्चारण के स्थान पर ये भी आपको याद नहीं करने की कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों इसका। अब आ जाती है व्यंजन। हमने शुरुआत में स्वर पढ़े थे, व्यंजन पढ़े थे, ठीक है, सॉरी स्वर पढ़े थे, अब व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन दोस्तों किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख्य विवर के उच्चारण अवयव के से बाधित होकर बाहर निकले व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण अ स्वर से उच्चारित होता है। इन्हें कुल संख्या 33 है। कौन कौन से होंगे आगे चर्चा करेंगे। कितने होते हैं व्यंजन? 33। मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ आदि स्थानों से स्पर्श से होता है, दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिनका कंठ से भी संबंध हो, तालु जिसका में अपनी एक साधारण भाषा के अंदर तालुआ बोलते हैं, वो मूर्धा, मूर्धा कौन सा हो गया दोस्तों बताइए आप? दंत, दांत, होठ, होठ। तो चलिए कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे वर्ण जिनका हमने पढ़ लिया है। नोट हिंदी वर्णमाला में वे पंक्तियां जिनके में वर्णों की संख्या 5 होती है वे वर्ग कहलाते हैं। इनका नामकरण उस पंक्ति के प्रथम वर्ण के अनुसार होता है। वर्गों के सभी वर्णों का स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। कौन कौन से? क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। ये आपके हो गए 25, गिन लो आप आराम से। और दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे दोस्तों वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों के भांति होता है और न ही व्यंजनों के भांति। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों को परस्पर सटाने से होता है, परंतु कभी पूर्ण स्पर्श नहीं होता दोस्तों। इनकी संख्या है 4, यह रेलव है। क्या बोला है? इनका उच्चारण तो दोस्तों जेब या हो, तालवे से हो, दांत से हो, होठों से हो, इनका परस्पर सटाने से होता है, हटाने से दोस्तों, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता दोस्तों इनमें। तो इसलिए दोस्तों इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये हो गए आपके 4, 25 और 4 29। और आपके बचे उष्म व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के गर्म वायु बाहर निकले उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हो गई 4। स है, आपको खुद को पता लग रहा है, ठीक है। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कल। छोटी छोटी क्लासों के अंदर हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक पूरा करें ताकि आपको भी दोस्तों ज़्यादा लोड मत लेना, क्योंकि सर हमने ज़्यादा पढ़ा दिया, वो हो गया वैसे हो गया, ठीक है। और जितना भी कंटेंट पूरा पढ़िए। इंडिया जी के दोस्तों क्लास होगी 8 बजे, फटाफट से उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।